स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। माई सेल्फ अरुण कुमार वर्मा फ्रॉम इंडियन स्कूल लोसल। जैसे कि आपको पहले से ही बोर्ड पर आज की टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको पता लगे कि आज हम किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर की अगली सीरीज में सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सांद्रता पदों पर ताप का प्रभाव। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको पता खुद को लगाना है कि मोलरता इन पदों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज ये हमारी सिलेबस से रिलेटेड ये 3 न्यूमेरिकल है, और ये वो न्यूमेरिकल है जहां तक हमने टॉपिक को पढ़ लिया है। फिर हम बात करेंगे विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी की। फिर हम बात करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो सॉलिड की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांद्रता पदों पर ताप का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म। तो सॉल्यूशन चैप्टर की 3rd वीडियो में मैंने आपको बताया था एक हिंट, और आपको हिंट में बताया था कि जहां पे हम मास यूनिट यानी कि भार मात्रा यूज कर रहे हैं वहां पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम आयतन मात्रा यानी कि वॉल्यूम यूनिट यूज कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मोलरता यानी कि मोलरिटी। तो आपको ध्यान है कि जब हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा था तो वहां पे हमने यूज किया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज किया था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें था? लीटर में, मिलीलीटर में, यानी कि वो अपने आप में आयतन मात्रक है, वॉल्यूम यूनिट है। तो बिल्कुल मोलरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा था मोलैलिटी यानी कि मोललता। तो मोलैलिटी का जब हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या कहीं पर हमने मिलीलीटर या लीटर टर्म को यूज किया था? नहीं किया था ना। वहां पे हमने केवल ग्राम और किलोग्राम के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ओनली मास यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट था अपना मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। इसका सिंबल क्या था बच्चों? X। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन में भी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास भी किसमें आता है? ग्राम में। और मॉलिक्यूलर मास में क्या आती है? मास यूनिट ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट था अपना परसेंट W/W यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज, और इसके नाम में ही है अपने कि मास यूनिट यूज होने वाली है। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर था परसेंट V/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम परसेंटेज है। तो वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे वॉल्यूम यूनिट यूज होगी, लीटर या ml यूज होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने वाला है। लास्ट था अपना परसेंट W/V यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ पे मास यूनिट के साथ साथ हम वॉल्यूम यूनिट यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या पता था कि वॉल्यूम यूनिट अगर यूज हो गई तो वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने वाला है। ये तो हमारे सिलेबस में 3 ऐसी कंसंट्रेशन टर्म हैं, मोलैलिटी और मास वॉल्यूम परसेंटेज, जहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस केस में कौन से केस में? मोलरता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी कि मोलैलिटी और मास वॉल्यूम परसेंटेज में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बाकी कौन बच गए?
मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज, यहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, जो हमारी बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो अभी तक हमने जितनी स्टडी की है उस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, थोड़े वो न्यूमेरिकल हमने पहले किए हैं, अब चैप्टर पर बेस्ड जो हैं हमारे, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है 2% W/V, यानी कि ये जो सांद्रता दी गई है वो है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। 2% W/V सांद्रता का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी, यानी कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml aqueous solution of 2% W/V NaCl। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो परसेंट W/V इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WV इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VSOL मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर? तो परसेंट W/V की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल WB, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो WB अननोन वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml मल्टीप्लाइड बाई 100, किसकी कैलकुलेशन करनी है WB की, तो WB इज इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 100, तो WB इज इक्वल क्या आ गया 10 ग्राम। यानी कि आपको अगर इस सांद्रता का यानी कि इस कंसंट्रेशन का 500 ml सॉल्यूशन बनाना है तो कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड यूज करना पड़ेगा आपको 10 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा गया था तो वो आपने तो स्क्रीनशॉट में नोट किया होगा, तो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था जल की मोलरता की गणना कीजिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर। इसके लिए आपको डेंसिटी की वैल्यू दी गई है 1 ग्राम पर ml। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और आपको अब जल की मोलरता की यानी कि वाटर की मोलरिटी की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है D 1 ग्राम पर ml। क्लियर? अब मोलरिटी कैसे निकालते, इसका फॉर्मूला सेकंड वीडियो में था मोलरिटी का। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे सोल्यूट है, सॉल्वेंट कौन है वाटर ही तो है पूरा पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O। अगर ये वैल्यू ml में है तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो वाटर का वॉल्यूम दिया गया, नहीं तो आपको क्या मानना है 1000 ml, तो 1000 ml H2O का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि मास ऑफ H2O ऑफ 1000 ml। तो 1000 ml H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको ध्यान है कि ये तो है वॉल्यूम V की वैल्यू, और ये यहाँ पे क्या है डेंसिटी। तो आपको पता है D इज इक्वल M अपॉन V होता है, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास आ चुका है, तो M इज इक्वल क्या होगा D मल्टीप्लाइड बाई V। तो D कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 1000, तो यहां पे कितना आ गया 1000 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 18, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 55.5। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी वैल्यू आ चुकी हैं उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ फिट कर दीजिए आप। तो m इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम किसमें आ रहा है ml में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना है 1000, ये सीधा सा कैंसिल हो गया, तो मोलरिटी कितनी आ गई 55.5 कैपिटल M, ये देखिए। तो वाटर की मोलरिटी की वैल्यू 55.5 मोल पर लीटर, या कैपिटल M सिंबल यूज कीजिए। तो सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, अब बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। तो थर्ड न्यूमेरिकल जो आपको दिया गया था वो न्यूमेरिकल है 10% सांद्रता वाले जलीय H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन था 10% ये W/W है, ये 10% W/W बच्चों, 10% W/W सांद्रता वाले जलीय H2SO4 विलयन की मोलरिटी ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं आगे। तो 10% W/W ये अपने आप में कौन सी कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है ये मास परसेंटेज। तो परसेंट W/W इज इक्वल क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि WB इन ग्राम, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन WSOL डॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये SOL डॉट किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा सॉल्यूशन के लिए, यानी कि मिलियन के लिए। क्लियर। तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी गई है वो देखते हैं। सबसे पहले तो 10% W/W ये आ गया, W/W की वैल्यू। WB H2SO4 विलयन की मोललता, तो ये परसेंट W/W इसका मतलब क्या है, ये हमें इसकी वैल्यू दे रहा है डायरेक्ट, लेकिन ज्ञात क्या करवा रहा है हमसे मोलरिटी यानी कि स्मॉल m। तो इसकी वैल्यू का मतलब क्या है 2%, ये सॉरी 10% W/W का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो सांद्रता है कंसंट्रेशन की जो वैल्यू दी है वो हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। इसका मतलब ये है, इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये एक नई इंफॉर्मेशन आ गई कि 10% W/W का मतलब है कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में से 10 ग्राम कौन है H2SO4। अब बात करते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट WA। अगर ये वैल्यू ग्राम में आ रही है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो अब बात करेंगे WB क्या है, यहाँ पे WB है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास कितना आ रहा है बेटा 10 ग्राम। तो मोलरिटी इज इक्वल इसकी जगह क्या लिखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। मोलिकुलर मास किसका निकाला है H2SO4 का। तो H2SO4 में कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, एटॉमिक मास 1 प्लस 1 सल्फर है, कितना आ गया 32। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे रह गया 32 और यहाँ पे आ गया 64।
तो अगर हम इनका सम करेंगे, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो H2SO4 का अणु भार यानी कि मोलिकुलर मास कितना आ रहा है 98। अब बात करेंगे WA क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सोलवेंट। तो आपको पता है अगर कुल विलयन 100 ग्राम है, जिसमें से यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और जिसमें से 10 ग्राम कौन है सोल्यूट, तो बाकी 90 ग्राम कौन बच गया सोलवेंट। तो यहां पे आ गया 90 ग्राम सोलवेंट। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद कैलकुलेशन कीजिए इसकी। तो अगर आपने इसकी कैलकुलेशन की होगी तो यहां पे आंसर आ रहा है 1.13 स्मॉल m। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो क्या बताया इसमें क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन इसने मास परसेंटेज में दी है। तो 10% W/W का मतलब क्या बताया, 10% W/W का मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, जिसमें से 10 उसका 100 का 10% कितना होगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम कौन है H2SO4। अब यहीं से हमारे पास पूरा सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन निकालना ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्यूशन तो इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। तो आज के हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी जो हमारे चैप्टर में दी हुई है उनको हमने सॉल्व किया है। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की यानी कि विलेयता की। तो नेक्स्ट है विलेयता। निश्चितता पर विलायक की, यहां पे हम स्थिर ताप पर लिख सकते हैं या निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा, स्थिर ताप पर विलायक निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। तो देखिए विलेयता की परिभाषा, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर बच्चों? यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट है और उसमें किस हद तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसकी कितनी टेंडेंसी, कितनी प्रवृत्ति है डिसॉल्व होने के लिए, घुलने की, वही क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, तो ये तो होगी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। अब है ठोस की द्रव्य विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट यानी कि विलायक कौन है, द्रव यानी कि लिक्विड। ठीक है, और सॉल्यूट यानी कि विलेय कौन है, ठोस। क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें विलायक कौन है, द्रव यानी कि लिक्विड, और विलेय यानी कि सॉलिड कौन है, सॉलिड। तो हमारे माइंड में चलना चाहिए
कि हमारे सामने जैसे कि H2O प्लस NaCl का सॉल्यूशन है, तो H2O सॉल्वेंट है, NaCl सॉल्यूट है, और आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पर H2O मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में होते हैं और NaCl सॉलिड फेज में होता है। ठीक है, तो हमारे पास ही इस तरह का एक सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक कि यहाँ पे ये जो सॉलिड नेचर का सॉल्यूट है, इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले फैक्टर कौन कौन से यहाँ पे काम आते हैं। तो अब देखते हैं ये कौन कौन से फैक्टर हैं। अभी यहां से टॉपिक का इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो बच्चों अब ध्यान से सुनना। तो नंबर फर्स्ट फैक्टर है विलय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था समान को घोलता है, यानी कि लाइक डिसोल्व लाइक। ठीक है बच्चों, याद आ गया, समान को घोलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे कैसे अप्लाई होने वाली है। तो देखते हैं ये तथ्य है क्या कहता है अपने को कि अगर हमारे पास ध्रुवीय प्रकृति का विलय है तो वो किस में घुलेगा, ध्रुवीय प्रकृति के विलायक में। अगर अध्रुवीय प्रकृति का विलय है तो किस में घुलेगा, अध्रुवीय प्रकृति के विलायक में। यानी कि अगर हमारे पास पोलर नेचर का सोल्यूट है तो वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर नेचर के सॉल्वेंट में। अगर नॉन पोलर नेचर का सॉल्यूट है तो वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक की बात करें NaCl की, तो NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि NaCl खुद अपने आप में एक आयनिक नेचर का है, यानी कि पोलर नेचर का है, और जो H2O है वो भी पोलर नेचर का सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या लग गया रूल, लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन जो बेंजीन है वो नॉन पोलर नेचर का सॉल्वेंट है, यानी कि अध्रुवीय विलायक है, तो NaCl उसमें कैसे खुलेगा। अब यहाँ पे कुछ अपवाद भी आ जाते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 में, लेसन नंबर 11 में ऑर्गेनिक पार्ट में। तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड जो हेलो एल्केन है वो ध्रुवीय भी है, यानी कि पोलर नेचर के हैं, फिर भी वो वाटर में इनसोल्यूबल है, फिर भी वो जल में नहीं घुलते हैं या अल्प मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 में, तो वहां पे हम एल्कोहल के बारे में बात करेंगे कि एल्कोहल खुद तो नॉन पोलर नेचर का है, लेकिन फिर भी वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ अपवाद हैं, उनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन जो सामान्य नियम है वो क्या कहता है कि समान को घोलता है, यानी कि अगर हमारे पास ध्रुवीय प्रकृति का विलय है, यानी कि पोलर नेचर का सोल्यूट है, तो वो किस में डिसॉल्व होगा, किस में घुलेगा, ध्रुवीय प्रकृति के विलायक में ही घुलेगा। क्लियर। अगर हमारे पास अध्रुवीय प्रकृति का विलय है तो किस में डिसॉल्व होगा, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अगर हम आयोडीन, सल्फर इनकी बात करें तो ये नॉन पोलर नेचर के हैं, तो ये किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर नेचर के सॉल्वेंट में, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड CH2 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये इसमें डिसॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करना चाहोगे तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो वाटर में कौन डिसॉल्व होगा, जो आयनिक नेचर का होगा। अब बात करते हैं 11th क्लास के लेसन नंबर 4 की, क्योंकि उसका रिलेशन थोड़ा यहां से निकल रहा है। तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि जो आयनिक नेचर के जो कंपाउंड होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी भी सेम नहीं होती है, उनकी विलेयता भी समान नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl वर्सेस KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इनकी बात करें हम, दोनों ही आयनिक नेचर के हैं, ध्रुवीय प्रकृति के हैं, दोनों ही जल में घुलते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन इनके वाटर में डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी, इनकी प्रवृत्ति है वो बराबर नहीं है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको अब थोड़ा सा, आप घर पे बैठे हो तो बिल्कुल आपको 12 से जुड़ के रहना है और 11 से जुड़ के रहना है, और 11th आप बिल्कुल पूरा कोर्स सिलेबस करके बैठे हो। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि NaCl और KCl
इन दोनों को अगर हम वाटर में डिसोल्व करें तो दोनों में से किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आज देखो हर क्लास में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। आपको ये नहीं करना है कि इससे तो पढ़ना है, लेकिन साथ में आपके सर जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको भी सॉल्व करना है। और जैसे ही अगला वीडियो आएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, उसको मैच करना आप विद रीजन। ठीक है क्लियर बच्चों। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दूंगा कि यहाँ पे आपको इसका आंसर कहां मिलेगा, लेसन नंबर 4 में 11th क्लास के, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पे मिलेगा, जहां पे आपने सबसे पहले लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको मैंने हिंट दे दिया है, वहीं पर ही इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे इसका वीडियो आएगा सॉल्यूशन चैप्टर का, तो सबसे पहले हम इसके बारे में वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अभी आपको ध्यान रखना है लाइक डिसॉल्व लाइक। नेक्स्ट जो है नंबर सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर बच्चों, तो अब बात करते हैं कि इफेक्ट टेम्परेचर में दो चीजें सोचनी है कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो या तो दो प्रोसेस होंगी, या तो होगी एक्सोथर्मिक या होगी एंडोथर्मिक, यानी कि या तो होगी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया या होगी ऊष्माशोषी प्रक्रिया। तो 11th क्लास में आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि जहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वहां पे डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू किसमें आती है, माइनस में आती है, नेगेटिव आती है। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू किसमें आती है, प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लेस देन 0, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो ली शास्त्रीय का नियम यानी कि ली चैटर्जी प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कोई भी तंत्र अगर साम्यावस्था में है, तो उस साम्यावस्था को यानी कि इक्विलिब्रियम फेज को डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, या फिर प्रेशर में चेंज कर सकते हैं। प्रेशर में भी कहां पे करना है, जहां पे गैसीय सिस्टम है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड, और सॉल्यूट कौन है, सॉलिड। तो यहां पे गैस का इफेक्ट तो पड़ने वाला ही नहीं है। अब बात करते हैं आगे। तो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम है, अगर वो इक्विलिब्रियम फेज में है, तो अगर वहां पे आपने इन तीन फैक्टर में कोई चेंज कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने के बाद में साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम फेज या तो शिफ्ट कहां पे होगा, या तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए ली शास्त्री ने क्या कहा था कि वो उस साइड में शिफ्ट होगा जिस साइड में जो आपने चेंज किए हैं उसका इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो सके, यानी कि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि अगर सोल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, अगर प्रोसेस कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक का मतलब यानी कि हीट बाहर निकल रही है, तो इसको हम बाय डायग्राम समझेंगे। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट ए है और इसमें सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया बी। ठीक है, और बी को हमने डिसॉल्व करके क्या देखा कि इससे हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से बाहर, यानी कि जैसे जैसे हीट रिलीज होगी वैसे वैसे सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होता जा रहा है। यानी कि अगर सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो बाहर क्या निकालनी पड़ेगी, हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया, इसको बाहर से गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ तो हीट बाहर निकल रही है और दूसरी तरफ आपने इसको हीट प्रोवाइड करवा दी। तो बताइए, आपने सॉल्युबिलिटी को डिस्टर्ब किया, बिल्कुल किया, सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की है, डिक्रीज की है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको
कि अगर इस सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम से हीट को बाहर निकालेगा, लेकिन आपने इसके रास्ते में कांटे वो दिए सब। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट डिसॉल्व होते होते हीट को रिलीज कर रहा था, आपने इसको बाहर से हीट देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट आ गया यहाँ पे कि अगर प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो उस स्थिति में ताप में वृद्धि करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट किसमें आ रहा है, ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और वो डिसॉल्व होने के लिए क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको हीट चाहिए ताकि वो घुल सके, आपने उसको बाहर से गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो आपने उसकी हेल्प कर दी, क्योंकि इसको हीट चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर वो बाहर से हीट ले रहा है और अगर हमने उसको और हीट अवेलेबल करवा दी तो आपने उसकी हेल्प कर दी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि विलेयता भी बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है हमारा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड, और सॉल्यूट कौन है, सॉलिड, यानी कि विलय कौन है, ठोस, विलय कौन है, द्रव। ठोस और द्रव यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही असंपीड़ित होते हैं, यानी कि अनकंप्रेसेबल, यानी कि हम उनको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, दाब का प्रभाव तो केवल कहां पड़ेगा, जहां पे हम किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको संपीड़ित कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें सॉल्वेंट तो है लिक्विड और सॉल्यूट है सॉलिड, तो दोनों ही घटक कैसे हैं, असंपीड़ित है। ठीक है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जिनके बारे में हमने चर्चा की, और आशा है कि एक एक टॉपिक का आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा। देखिए बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं आपके सामने जैसे कुछ बोलता हूँ सॉल्यूशन, तो आपके माइंड में एक ऐसा मॉडल तुरंत बन जाना चाहिए कि सर के हाथ में गिलास है, उस गिलास में सॉल्वेंट है और सर क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट। तो इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, और जैसे जैसे आपकी इमेजिनेशन पावर अगर बढ़िया होती जाएगी तो चैप्टर जितने भी हैं वो सारे इजी आपको नजर आने, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहां पे हम मेथेन एथेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मेथेन नाम लेते ही आपके सामने मेथेन की एक टेट्राहेड्रल मॉडल सामने आ जाना चाहिए, इमेजिनेशन। ठीक है, और आपको जो है टेट्राहेड्रल क्या होती है, 3D है, लेकिन हमारे पास बोर्ड क्या होता है, 2D है। ठीक है, और 2D प्लेन पर हम 3D डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो आपकी इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रक्चर को कितना इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि सर के हाथ में सोलवेंट, एक ग्लास है उसमें सोलवेंट है और सर क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट। क्लियर? तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने कंसंट्रेशन क्रम पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसकी स्टडी की, और हमने ये पता लगाया कि मोलरिटी पर बिल्कुल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कौन कौन से थे, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर का इफेक्ट है। कहां पे इफेक्ट नहीं पड़ा, जहां पे आपने मास यूनिट यूज की है, जैसे कि मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। ठीक है बच्चों, कुछ रिलेटेड हमने चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सॉल्युबिलिटी की सही डेफिनेशन देखी हमने। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जिसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड, और सॉल्यूट कौन है, लिक्विड। अब यहाँ पे इस नेचर जो सॉलिड नेचर का सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की।
कि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसे यहाँ पे काम करता है, टेम्परेचर कैसे काम करेगा और प्रेशर कैसे काम करेगा। इस पॉइंट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है NaCl वर्सेस KCl, जिसका आपको 11th क्लास के लेसन नंबर 4 में आपको इसका आंसर मिलेगा। और आज ही आप इसका आंसर बिल्कुल लिखना, याद करना, और अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप घर बैठे बहुत ही ईमानदारी से हमारे लेसन जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अब आगे वही लास्ट वाली बात, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपके अरविंद सर और पूरी हमारी इंडियन टीम आपके साथ है, लगे रहिए। धन्यवाद।